सो गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस टेक्स्ट यूटिल्स वेबसाइट को थोड़ा बहुत इनिशियलाइज किया था बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड करके। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ओपन विद कोड करूँगा दोबारा से, और यहाँ पर एक चीज़ करूँगा मैं जो कि आप लोगों को ज़्यादा जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ये है कि मैं इसमें गिट ऐड डॉट करूँगा और गिट कमिट -m करके मैं यहाँ पर लिख दूँगा वीडियो नंबर 5, वीडियो 5 कंप्लीटेड लिख देता हूँ। तो ये जो है हमारा वीडियो 5 जब कंप्लीट हुआ था तब का कोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता रहूँगा, इस तरह के कमिट्स मारता रहूँगा ताकि आप लोगों को कोड मिल जाए, कौन से वीडियो के बाद कहाँ तक का कोड लिखा हुआ है वो आप लोगों को मिल जाए। इसलिए मैं सारे कमिट्स मार रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या लिख दिया, गिट ऐड डॉट और गिट कमिट -m, ये क्या लिख दिया। ये आपको नहीं देखना है अभी, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको गिट नहीं मालूम तो अभी के लिए आप जो है बिना गिट के भी रिएक्ट सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आप लोगों को कोड देना है। ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि app.js के अंदर ही हम सारी एडिटिंग कर रहे हैं अभी। हम इस वीडियो के अंदर प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स इज शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज़। कुल मिलाकर होता ये है कि अगर मैं एक कस्टम कंपोनेंट बनाता हूँ, जो कि मैं भी बनाऊंगा, यहाँ पर अभी बनाने वाला हूँ, एक कस्टम कंपोनेंट को मैं कुछ चीज़ें भेज सकता हूँ जो कि वो यूज़ कर सकती है अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक नैवबार के अंदर मैं क्या भेज सकता हूँ, जल्दी से यार npm रन स्टार्ट कर लेता हूँ, या npm स्टार्ट भी कर सकता था मैं, बट वेट करता हूँ इसके अप होने तक का। तो यहाँ पर कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल जाएगी मेरी वेबसाइट। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं एक कस्टम कंपोनेंट बनाता हूँ और मान लो वो कस्टम कंपोनेंट एक नैव बार है, तो मैं ये टेक्स्ट यूटिल्स, ये जो स्ट्रिंग है ये भेज सकता हूँ, एक पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ, या फिर मैं एक बूलियन भी भेज सकता हूँ, और उन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके कंपोनेंट अपने आप को रेंडर कर लेगा, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अगर समझ में नहीं आया तो। उससे भी पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करी थी जिसका नाम था ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। तो ये जो एक्सटेंशन है बड़ी कमाल की है इन अ वे कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप IMP लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी पूरी, आप IMN लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी पूरी। तो होता क्या है ना, अगर आप इस एक्सटेंशन को स्टिक करेंगे, इस तरह की और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। एग्जांपल देता हूँ एक एक्सटेंशन का जो है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये मुझे सबसे बढ़िया लगती है, मैं ये यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को प्रॉप टाइप्स वगैरह लगाने में बताऊँगा अभी प्रॉप टाइप्स क्या होते हैं, बट अगर आपको लगाना है, आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, IMR आप लिखोगे, एंटर मारोगे, आपकी रिएक्ट इंपोर्ट हो जाएगी। इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स या फिर आप लोगों को फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें अगर बनानी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देखो, प्रोटोटाइप के लिए PTA लिख दो, PTAR लिखोगे तो एरे और इज़ रिक्वायर्ड भी आ जाएगा, PTBR लिखोगे प्रॉप टाइप्स बूलियन और इज़ रिक्वायर्ड भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी और बड़ा आराम से आप लोग जो है चीज़ें कर सकते हो। इसमें ES7 के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कंसोल लॉग के लिए CLG कर दो, आप कंसोल लॉग हो जाएगा। और आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, एक बार ज़रा इस पर नज़र मार लेना कि यार जैसे अगर आप कंसोल लॉग को पूरा लिख रहे हो, मत लिखो पूरा, CLG लिखो। ऊप्स, मैंने कहा क्लिक कर दिया, हाँ CLG लिखो पूरा, और इसको देख लो एक बार, इसको आप पूरा देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं। और यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है, आप इसको अगर नेट पर भी सर्च करते हो, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया और देखो यहाँ पर सारा का सारा कोड है इसका। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हो इसको, आपको VS कोड से भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो आराम से, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। रिएक्ट की क्लास बेस्ड कंपोनेंट, रिएक्ट की फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें। शायद रट ना पाओ आप इसको, बट एक बार नज़र मारोगे तो ज़रूर आपको इतनी बड़ी चीज़, देखो HOC रिडक्स लिखने पर आपको ये पूरी चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब ज़रा सोचो, आप अगर टाइप कर रहे हो एक पूरा कंपोनेंट, कितना टाइम बच रहा है आपका अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक बात ये हो गई। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि जो हमने यूटिलिटी यूज़ करी थी ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कमेंट्स को ना कोशिश करना कि आप ना उड़ाओ, क्योंकि वो जो कमेंट्स हैं उनमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। अगर आपको वो, जैसे मान लो आपकी अगर ये 10वीं रिएक्ट ऐप है जो कि आप बना रहे हो, तो हो सकता है कि वो कमेंट में क्या लिखा है आपको मालूम हो, तो आप उड़ा सकते हो उस कमेंट को। बट एक बार देखो, कमेंट में भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें लिखी होती हैं। मैंने हटा दिया क्योंकि वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, बट जस्ट इन केस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो उस कमेंट को ज़रूर पढ़ो। उसी के साथ साथ एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब रिएक्ट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर IMR लिख दूँ तो मैं रिएक्ट को इंपोर्ट कर सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं रिएक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, वो है नेम्ड एक्सपोर्ट
और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। और इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और प्रॉप्स के बारे में आप लोग को बताऊँ, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और यार ये सब चीज़ें मैं इग्नोर नहीं कर सकता यार। देखो मैं आप लोग को ये चीज़ अगर नहीं बताऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इन चीज़ों को समझ लो। जैसे मान लो मैंने ये module1.js नाम से एक फ़ाइल बनाई और उसी के साथ साथ मैंने module2.js नाम से एक फ़ाइल बनाई, और मैं इन दोनों मॉड्यूल्स को बाद में डिलीट कर दूँगा क्योंकि हमें नहीं चाहिए दोनों मॉड्यूल्स। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है const a इज इक्वल टू हैरी, और मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है const b इज इक्वल टू रोहन, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है const c इज इक्वल टू आकाश, और उसी के साथ साथ लेटर से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है const d इज इक्वल टू प्रियंका लिख देते हैं यार, ठीक है। तो ये 4 कॉन्स्टेंट्स मैंने यहाँ पर बना लिए। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट c, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट c, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट लेटर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर UI फ्रॉम module2। अब आपको यार ये UI क्या लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ./ यानी कि करंट डायरेक्टरी के अंदर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा module2, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूँ कि module2 में से UI को इंपोर्ट कर लो, और मैं यहाँ पर console.log UI लिख दूँगा। अब यार अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगा, और उस एरर के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए मुझे इसको रन करना है बस। तो मैं यहाँ पर जल्दी से प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड, और मैं यहाँ पर module1 को रन कर दूंगा और एंटर मारूंगा तो एरर आएगा। एरर ये कह रहा है कि या तो आप टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल कर लो अपने package.json में, या फिर आप क्या कर लो इसको mjs बना दो, यानी कि मैं इसको module1.mjs बना दूंगा और इसको module2.mjs बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको mjs बनाकर क्या करूँगा कि अब इंपोर्ट करूँगा तो मेरे इंपोर्ट काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से mjs कर देता हूँ, और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्या बोल रहा है ये module1.js। ओके, तो मुझे यहाँ पर भी mjs लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर mjs लिखूँगा, और क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है, module1.mjs हो चुका है, तो मैं इसको रन करूँगा तो देखो आकाश यहाँ पर लिख कर आ गया, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आकाश को एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर डी लिख देता हूँ, मान लो मैंने डी लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, तब प्रियंका आ जाएगी हमारे पास। क्यों आएगी प्रियंका हमारे पास, क्यों आएगी प्रियंका हमारे पास? यार हमारे पास प्रियंका इसलिए आएगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है प्रियंका। प्रियंका को आना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डी, और डी प्रियंका है, तो प्रियंका को module1.mjs के पास आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बी कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास रोहन आएगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी, और ये बात सत्य भी है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर रोहन आ रहा है। अब मैं बताता हूँ आप लोग, ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, अब नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं बी को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि रोहन है। तो अगर मैं यहाँ पर dz भी लिख देता हूँ, इंपोर्ट dz फ्रॉम module2.mjs, तब मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। तब मुझे रोहन प्रिंट होकर मिलेगा स्क्रीन में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रोहन यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं dza भी कर देता हूँ इसको, तो dza नाम से भी अगर मैं पुकारूँ इसको, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ ए, सी और डी को भी, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस में ए, और यहाँ पर मैं सी और डी को भी कर दूंगा। अब मैं अगर ए, सी और डी को यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं dza को मान लो नहीं लाना चाहता हूँ, मैं लाना चाहता हूँ, या फिर dza को भी लाना चाहता हूँ और ए, सी और बी को भी लाना चाहता हूँ, ए, सी और डी को, तो मैं कुछ इस तरह से लेकर आऊँगा ए, सी और डी। और यहाँ पर अगर मैं ए, सी और डी को भी कंसोल लॉग करूँ आप लोगों के सामने, सिर्फ सी और डी को करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देखो आकाश और प्रियंका भी यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए भी लिख देता हूँ ताकि हैरी भी आ जाए, तो आकाश, प्रियंका, हैरी। अब यहाँ पर मुझे इसको ए ही कहना पड़ेगा। अगर मैं इसको A1 कहने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। A1 जो है यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, कह रहा है भाई A1 तो है ही नहीं module2 में, क्या क्या चाहते हो। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसी बात कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो सिर्फ ये कर सकता हूँ, ए, सी और dza को नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे करली ब्रेसेस तब यूज़ करने होंगे जब मैं कोई ऐसी चीज़ लेकर आना चाहता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही है दूसरे मॉड्यूल से। तो इस तरह से मॉड्यूल्स काम करते हैं। अब आपको अगर लग रहा है कन्फ्यूजिंग है तो ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, और आई होप कि मैंने आप लोग को बता दिया। आप दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है अभी भी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, module1.mjs और module2.mjs को सिर्फ इस वीडियो के लिए रहने दूंगा, और अगले वीडियो में मैं डिलीट कर दूंगा इन दोनों फाइल्स को, ठीक है। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं इनको रखना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि मॉड्यूल समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे प्रॉप्स को, ठीक है। और प्रॉप्स को समझने के लिए हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, और ये हमारा पहला रिएक्ट कंपोनेंट है। तो आप लोग जो है
मिठाई ज़रूर बंटवा देना अपने शहर में। कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। देखो फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट मेरे हिसाब से फ़ोल्डर हम बनाते हैं तो हमारे कस्टम कंपोनेंट्स एक जगह पर देखने को मिलते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स लिखूंगा और कंपोनेंट्स लिखने के बाद कंपोनेंट बनाऊंगा। और कंपोनेंट हमेशा से आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैंने navbar.js लिखा, navbar का n कैपिटल में लिखा, और यहाँ पर देखो navbar.js का n कैपिटल में मैंने लिखा है, और हमेशा कैपिटल में लिखना है इसको, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप क्या करो, रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट मुझे चाहिए, मैं RFC लिख दूंगा, ठीक है। और मेरा जो रिएक्ट का फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी कोडिंग लिख सकता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया हेलो आई एम अ navbar, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहीं पर भी navbar लिख दूंगा। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, जस्ट navbar के बाद यहाँ पर navbar लिख दूंगा, ठीक है, navbar, ठीक है। तो मैंने navbar जैसे यहाँ पर लिखा, देखो ये navbar इंपोर्ट भी हो गया, देख रहे हो यहाँ से ऑटोमेटिकली देख लिया इसने भाई, कंपोनेंट्स के अंदर रखा गया navbar, ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको ऐसे करके जूम करके दिखाता हूँ। मैं इस तरह से लिखूंगा यहाँ पर navbar। अब देखो यहाँ पर मेरी वेबसाइट में क्या चेंज आया, हेलो आई एम navbar यहाँ पर आ गया। इसका मतलब मैंने जो कंपोनेंट बनाया वो यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बट मैंने navbar कंपोनेंट क्यों बनाया, मैंने navbar कंपोनेंट इसलिए बनाया ताकि रायता यहाँ पर ना फैले। मेरी जो app.js है उसके अंदर मेरी पूरी एप्लीकेशन दिखेगी, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर ये पूरा का पूरा navbar फैल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस navbar को कट करूँगा, यानी कि जितना भी navbar यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इस navbar को एक navbar बना लूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस navbar को एक ऐसा navbar बना लूँगा जिसको मैं फ्यूचर में रीयूज़ भी करा करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको कट किया, navbar.js में मैं आऊँगा, हेलो आई एम navbar को मैं हटाऊँगा, div को भी हटाऊँगा, और इनफैक्ट मैं इस चीज़ को रिटर्न करूँगा, nav को रिटर्न कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा जो navbar है अभी ये इस चीज़ को रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर जो मेरी ऐप है इसके अंदर मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, सिर्फ navbar। तो मेरी जो ऐप है वो एकदम क्लीन है, उसमें मुझे दिख रहा है कि भाई मैं navbar को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी कुछ भी चेंज नहीं आया। अब इसी navbar को हो सकता है मैं किसी दूसरी वेबसाइट में यूज़ करूँ, या फिर हो सकता है कि इसी वेबसाइट में यूज़ करूँ बट विद सम अदर टाइटल में यूज़ करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग लिखना चाहूँगा, मान लो मैं टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स का ब्लॉग बनाता हूँ, मैं टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स ब्लॉग लिखना चाहूँगा यहाँ पर इंस्टेड ऑफ जस्ट टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। तो मैं इस चीज़ को एक वेरिएबल की तरह पास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपोनेंट को तो यूज़ कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रखूँ जो कि इस कंपोनेंट में बदलती रहे मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम दिखाऊंगा ना, जब तक आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स है वो मैं यहाँ पर पास करूँ, कुछ इस तरह से पास करूँ। मैं इस टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को मैं लिखूँ टाइटल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स, कुछ इस तरह से। मैं चाहता हूँ मैं कुछ इस तरह से पास करूँ टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा टाइटल इज इक्वल टू टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स, तो मैं बेसिकली क्या पास कर रहा हूँ, प्रॉप्स पास कर रहा हूँ। तो आई होप आपको प्रॉप्स समझ में आ गए होंगे। वापस से मैं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को खोलूँगा यहाँ पर, और ये सोर्स है यार, ये सोर्स है। इसको अगर किसी को बोरिंग लगती है यार, अपना ओपिनियन चेंज कर लो, बोरिंग नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी पर आना है, यही जो सोर्स जिसे स्रोत कहते हैं, मूल स्रोत वो है, ठीक है, रिएक्ट की इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर मैं प्रॉप्स को ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये कंपोनेंट एंड प्रॉप्स। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है उसको ये प्रॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको स्वीकार करूँगा। कैसे स्वीकार करूँगा, इस फंक्शन के अंदर स्वीकार करूँगा। मैं कहूँगा प्रॉप्स, तो ये प्रॉप्स मुझे यहाँ पर मिल गए। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रॉप्स डॉट टाइटल, और ऑब्वियसली ये जावास्क्रिप्ट है तो मैं ऐसे डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट टाइटल तो नहीं लिखूंगा, करली ब्रेस के अंदर लिखूंगा, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट है मेरा, इसके अंदर डालूंगा प्रॉप्स डॉट टाइटल। और ये करने से क्या होगा, ये जो टाइटल है ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये देखो आ गया टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। अभी पता नहीं चल रहा है ना, मैं इसको टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स 2 करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इसको टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स 2 कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये देखो ये टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स 2 हो गया। इसका मतलब मैंने एक ऐसा रिएक्ट कंपोनेंट बना लिया है जिसका मैं टाइटल चेंज कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे कोई दूसरी वेबसाइट भी बनानी पड़ गई तो मैं टाइटल चेंज करके इसी navbar को यूटिलाइज कर सकता हूँ। या अगर मुझे कोई और चीज़ भी चेंज करनी पड़ जाए तो मैं उसको भी एज अ प्रॉप पास कर दूंगा और वहाँ पर स्वीकार कर लूँगा प्रॉप्स डॉट करके। आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। मान लो ये जो अबाउट का जो टेक्स्ट है, मान लो मैं इसको प्रॉप्स डॉट अबाउट टेक्स्ट के नाम से लिखना चाहता हूँ, और मैं टेक्स्ट के टी को कैपिटल कर देता हूँ जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। मैं अबाउट टेक्स्ट को अगर कुछ इस तरह से लिख दूँ, अबाउट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँ अबाउट अस। पहले अबाउट लिखा हुआ था बट मैं अबाउट अस, या फिर लेटेस्ट से मैं बहुत ही स्पेसिफिक लिखना चाहता हूँ अबाउट टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और मैं इस टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स 2 को हटा के टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स ही रहने दूंगा। तो अबाउट टेक्स्ट को जो है मैं यहाँ पर
यूज़ कर रहा हूँ, देखो प्रॉप्स डॉट अबाउट टेक्स्ट, तो क्या ये मेरा चेंज होगा यहाँ पर अबाउट टेक्स्ट यूटिल्स? हाँ बिल्कुल चेंज होगा। तो प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ है। आपने एक कंपोनेंट बनाया, अब आप उस कंपोनेंट के अंदर कुछ चीज़ें पास करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये कंपोनेंट है, लेकिन इस कंपोनेंट के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि मैं बताऊंगा क्या होंगे, वो प्रॉप्स है। ठीक है, समझ गए ना प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स कुल मिलाकर क्या है कि आप कुछ चीज़ें दे रहे हैं इस कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट जो है इसको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, आप ये दोनों चीज़ें इसको दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये मेरा कंपोनेंट बन गया है पूरा, इसको रेंडर कर दो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक खाली कागज़ का टुकड़ा दे दूं तो वो एक खाली कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उस खाली कागज़ के टुकड़े में कुछ इन्फॉर्मेशन भर के दे दूँ अगर आप लोगों को, तो वो एक एप्लीकेशन हो सकती है, लीव एप्लीकेशन हो सकती है। उसी में अगर मैं जॉब एप्लीकेशन लिख दूँ तो वो एक जॉब एप्लीकेशन हो सकती है। तो वो एक यूज़फुल चीज़ बन जाती है क्योंकि उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बिना वो कागज़ कोहरा कागज़ है। उसी तरह ये जो कंपोनेंट है ये इन दोनों जो रिक्वायर्ड प्रॉप्स है इनके बिना कोहरा कागज़ है, क्योंकि टाइटल के बिना और अबाउट टेक्स्ट के बिना ये कंपोनेंट अधूरा है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। टेक्स्ट यूटिल्स यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर आया, अबाउट टेक्स्ट यूटिल्स ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर आया। अब ज़रूरी नहीं ये चीज़ स्ट्रिंग ही हो, एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता था मैं कुछ भी पास कर सकता था, एक लिंक भी पास कर सकता था। हो सकता है मैं अबाउट के लिंक को भी पास करूं और इस अबाउट के लिंक को यहाँ पर यूज़ कर लूँ, प्रॉप्स डॉट अबाउट लिंक। जितने मन चाहे प्रॉप्स में सेंड कर सकता हूँ, और अगर बहुत सारे प्रॉप्स हैं तो हो सकता है मैं उनको ग्रुप करूँ ऑब्जेक्ट्स में और उन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर भेजूँ, फिर उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर रेंडर कराऊँ। तो ये प्रॉप्स हैं। आप कभी भी इस फंक्शन के अंदर प्रॉप्स को चेंज नहीं करेंगे, और ये बात यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखी हुई है रिएक्ट की। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। प्रॉप्स जो होते हैं उसको डायरेक्टली आप चेंज नहीं करेंगे, प्रॉप्स रीड ऑनली ही होने चाहिए। आप किसी भी कीमत पर प्रॉप्स को नहीं करेंगे चेंज अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने एक बार प्रॉप्स सेट कर दिए तो ये आपके हमेशा के लिए प्रॉप्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट आपका ऐसे के ऐसे ही रहे। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अभी प्रॉप्स के बारे में अच्छी तरह से सीख जाओ। अब प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है तो प्रॉप टाइप्स का कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का नाम नैवबार है, मैं यहाँ पर लिखूँगा नैवबार डॉट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉप टाइप डॉट, और मैं क्या करूँगा प्रॉप टाइप को सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। तो मेरे हिसाब से IMPT है, इम्पोर्ट प्रॉप टाइप्स, IMPT इम्पोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर नैवबार डॉट, मैं यहाँ पर लिखूंगा नैवबार डॉट, और मैं लिखूंगा प्रॉप टाइप। ठीक है, प्रॉप टाइप्स इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा PTS। ठीक है, और ये क्या है PTS? ये है प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको मैं डालूंगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा पहला प्रॉप टाइप है उसके लिए प्रॉप टाइप सेट करूँगा। क्या है मेरा पहला प्रॉप टाइप? टाइटल। ठीक है, तो मैं कहूँगा जो टाइटल आ रहा है प्रॉप मेरा, उसका प्रॉप टाइप जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि मेरा जो दूसरा प्रॉप टाइप है क्या है? अबाउट टेक्स्ट। मैं कहूँगा वो भी जो है मेरा प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मान लो आप भूल गए सिंटेक्स, मान लो सिंटेक्स याद नहीं रहा आपको, आप मान लो कुछ ऐसा हुआ कि यार आपको ये मालूम ही नहीं यार कि कैसे लिखना है मेरे को। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में अलग होता है हिसाब लिखने का, और उसी के साथ साथ हमारा जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है उसमें अलग होता है हिसाब लिखने का। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर सर्च करो रिएक्ट प्रॉप टाइप। देखो यार सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, React.js की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, और यहाँ पर नीचे मैं दिखाता हूँ कहाँ पर सिंटेक्स लिखा है। ये लिखा है सिंटेक्स, देखो इन्होंने ये प्रॉप टाइप्स को इम्पोर्ट किया पहले, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने फंक्शन का नाम, यानी कि जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था उसका नाम डॉट प्रॉप टाइप्स इज इक्वल टू ये लिख दिया। ये वाले पी को कैपिटल मत कर देना कभी भी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल कर दिया है, इसको स्मॉल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, और आएगा भी क्यों यार, आप सोच रहे होगे। बट अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर जो मेरा प्रॉप है उसको एज अ नंबर सेंड कर दिया, मान लो मैंने कुछ ऐसे कर दिया टाइटल इज इक्वल टू 3। ठीक है, मान लो मैंने एक नंबर भेज दिया टाइटल में, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है फेल्ड प्रॉप टाइप, इनवैलिड प्रॉप टाइटल ऑफ टाइप नंबर। ये कह रहा है कि भाई आपने कहा था जो प्रॉप टाइप है इसका वो एक स्ट्रिंग है और आप भेज रहे हो नंबर। तो अड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो इसलिए मैं वापस से इसको चेंज करके स्ट्रिंग कर दूंगा। मैं आऊँगा यहाँ पर और वापस से इसको स्ट्रिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा यहाँ पर, कुछ क्या था यार, टेक्स्ट यूटिल्स था ना, हाँ टेक्स्ट यूटिल्स, और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो एरर ऑब्वियसली चला जाएगा। तो ये करा क्यों? आपको क्या यार क्यों करा, मैं तो भेजूंगा ही नहीं नंबर, आपको मैं तो स्ट्रिंग ही भेजूंगा, तो क्यों यहाँ पर ये लगाने की ज़रूरत है, इतना बड़ा यहाँ पर क्यों लिख दिया ये? देखो आप नहीं भेजोगे ये आप अभी कह रहे हो,
बाद में आप भेज बैठोगे, फिर आप बोलोगे एरर क्यों आ रहा है मेरा, आप स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट भेज बैठोगे और उसके बाद आप बोलोगे ओ नो मैंने तो स्ट्रिंग भेजनी थी, मैंने तो गलती से भेज दिया ऑब्जेक्ट, फिर वो जो आपकी गलती होगी वो पकड़ में नहीं आ पाएगी, इसलिए होता है ये, ठीक है। तो आप पहले से चेक लगा देते हो, आप कह रहे हो कि भाई ये जो प्रॉप टाइप है यहाँ पर डॉट स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग ही रहेगी, ये टाइटल अबाउट टेक्स्ट भी एक स्ट्रिंग रहेगा। अगर एरे होता तो मैं एरे लिख देता, अगर ये एक ऑब्जेक्ट होता तो मैं ऑब्जेक्ट लिख देता, अगर यहाँ पर ये एक नंबर होता तो मैं नंबर लिख देता, ठीक है। तो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं प्रॉप टाइप्स के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में कैसे आप लोग लिखोगे ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट प्रॉप सेट कर सकते हो। आप कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट प्रॉप सेट करके बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मेरे प्रॉप की उसको कुछ कर दो। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो navbar डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, और जो टाइटल है मान लो मैं टाइटल में लिखना चाहता हूँ सेट टाइटल हेयर, और मैं अबाउट टेक्स्ट में भी लिखना चाहता हूँ अबाउट टेक्स्ट में मैं लिखना चाहता हूँ अबाउट टेक्स्ट हेयर, ठीक है, अबाउट टेक्स्ट हेयर, और मैं सेव करूँगा। तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है आपको टेक्स्ट ट्यूटल्स और अबाउट टेक्स्ट ट्यूटल्स से दिख रहा है क्योंकि हमने पास कर रखी हैं वैल्यूज़। लेकिन अगर मैं इन वैल्यूज़ को पास ना करूँ, मैं ज़रा कंट्रोल डी लगा के आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर इन दोनों को हटाऊँगा, ये जो दोनों चीज़ें मैंने पास कर रखी हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँ अगर, तो आप देखो यहाँ पर सेट टाइटल हेयर अबाउट टेक्स्ट हेयर, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने डिफ़ॉल्ट प्रॉप को सेट किया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो यार वैसे तो मैं प्रॉप को पास करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं प्रॉप को पास ना करूँ तब क्या करना, तब इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। इन वैल्यूज़ को क्या कर लेना, इस्तेमाल कर लेना। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स तो मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इज़ रिक्वायर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर इज़ रिक्वायर्ड कर दूँ और मैं उसके बाद टाइटल को अभी तो भेज रहा हूँ, देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर मैंने इज़ रिक्वायर्ड कर दिया और उसके बाद मैंने इसको नहीं भेजा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने मान लो इसको नहीं भेजा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक एरर, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट प्रॉप सेट कर रखा है तो एरर नहीं आ रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉप को हटाना पड़ेगा एरर देखने के लिए। अभी जो टाइटल है वो रिक्वायर्ड है, बट आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपने टाइटल को मार्क कर रखा है एज रिक्वायर्ड बट ये अनडिफाइंड है, ठीक है। बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉप को सेट करके रिलोड करूँ तो यहाँ पर देखो ये एरर जा चुका है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रॉप उसको मिल गया तो वो संतुष्ट है। तो इज़ रिक्वायर्ड जो है वो उसको मिल गया, यानी कि टाइटल उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर अनडिफाइंड होगा तो एरर मिलेगा। तो अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि मेरे जो प्रॉप्स हैं वो अनडिफाइंड ना हो कोई से भी, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ टाइटल अनडिफाइंड ना हो, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट में भी अनडिफाइंड मेरा हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मैं टाइटल में इज़ रिक्वायर्ड डाल दूंगा। वैसे मोस्ट ऑफ द प्रॉप्स में आप इज़ रिक्वायर्ड डाल दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको यूज़ करनी ही करनी है, अगर उनके बिना कंपोनेंट जो है अधूरा होगा आपका, ठीक है। जैसे कि टाइटल और अबाउट टेक्स्ट के बिना ये navbar कंपोनेंट अधूरा है, ठीक है। तो मैं रिलोड करूँ अगर यहाँ पर तो सेट टाइटल हेयर और ये आ गया है, क्योंकि मैं पास नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ पर टाइटल और अबाउट टेक्स्ट दोनों पास करूँगा और मैं पास करूँगा तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट ट्यूटल्स आ गया, यहाँ पर अबाउट टेक्स्ट ट्यूटल्स आ गया और मेरा जो कंसोल है वो भी खुश है, कुछ लाल गुस्सा नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए प्रॉप्स हमने समझ लिया क्या होता है। प्रॉप्स कुछ नहीं है यार, बेसिकली हम वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं और ये जो कंपोनेंट हमने बनाया है ये स्वीकार कर रहा है यहाँ से, देखो प्रॉप्स डॉट अबाउट टेक्स्ट और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉप्स डॉट टाइटल, कहाँ है टाइटल दिख नहीं रहा मेरे को, हाँ अब दिख गया, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉप्स को भेज सकते हो। ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। हमने प्रॉप टाइप्स और डिफॉल्ट प्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा। प्रॉप टाइप्स क्या है, ये बताते हैं कि यार कोई जो प्रॉप है उसका क्या टाइप है। अगर उसके अलावा कोई टाइप आपने यूज़ करने की कोशिश करी तो आपको कंसोल में एक एरर मिलेगा, रेड कलर से वार्निंग देखने को मिलेगी। और इज़ रिक्वायर्ड अगर आपने कर दिया तब भी आपको बता देगा, देखो भाई रिक्वायर्ड था, आपने रिक्वायर्ड नहीं करा, देख लो अपने कोड को फिक्स कर लो, ये आपको बता देगी रिएक्ट। ये प्रॉप टाइप्स हो गए। और डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का मतलब ये है कि कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करें अगर कुछ पास नहीं किया जाए तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं तब कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होंगी, टाइटल और अबाउट टेक्स्ट की, ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ होंगी, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो,
ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे। डिफ़ॉल्ट टाइटल्स या फिर अबाउट टेक्स्ट या कोई भी प्रॉप दूसरा अगर आप सेट करना चाहते हो, इनफैक्ट मैं अगर ब्रॉड वे में बोलूँ तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ सेट करने चाहिए और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके काम भी आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अबाउट सेक्शन है, जैसे कि अबाउट टाइटल है, तो मैं यहाँ पर अबाउट टेक्स्ट शेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अबाउट लिख दूंगा, ठीक है, अबाउट अस या सिर्फ अबाउट लिख दूंगा। तो अगर मैंने अबाउट नहीं भी भेजा ना तब भी मेरा काम हो जाएगा और मैं यही करूँगा, मैं अबाउट नहीं भेजूँगा। और अबाउट में अगर नहीं भेजूँगा, मैं इसको ज़रा ऐसे कर लेता हूँ, Ctrl+D, इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे कर देता हूँ। बेसिकली आप लोग के लिए कोड अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बाद में रेफर करना चाहते हैं तो ये देखो इसने कहाँ से उठा लिया ये अबाउट, ये इसने डिफ़ॉल्ट प्रॉप टाइप से उठा लिया। यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं डिफ़ॉल्ट प्रॉप से, सॉरी नॉट प्रॉप टाइप्स, डिफ़ॉल्ट प्रॉप से इसने उठा लिया। navbar.default प्रॉप के अंदर मैंने अबाउट टेक्स्ट को ये दिया हुआ था, टाइटल मैंने अपना भेजा इसलिए इसने टाइटल मेरा वाला ले लिया। कौन सा ले लिया? टेक्स्ट यूटिल्स जो मैंने भेजा वो ले लिया, ठीक है। यार देखो ये चीज़ अब क्लियर होनी चाहिए सबको, और अगर क्लियर नहीं है इसका मतलब आप सो रहे थे जब मैं वीडियो बना रहा था। आपको सोना नहीं है, आपको देखना है वापस पीछे करके, ठीक है। अगर नहीं देखा है आपने सही से, और अगर देखा है तो आ जाएगा यार, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी अभी। तो यार अभी स्टेट के बारे में मत सोचना, स्टेट बताऊंगा आगे क्या होती है। प्रॉप्स, बस प्रॉप्स, इस वीडियो में प्रॉप्स हमें सीखना है, सिर्फ प्रॉप्स आपको आनी चाहिए। आई होप कि आप प्रॉप्स के मास्टर बन चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इस ऐप को आगे लेकर जाएंगे। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग को ये लग रहा होगा कि यार इतनी छोटी ऐप बनाने में इतना टाइम लग रहा है। ये हमारी पहली ऐसी ऐप होगी जिसमें इतना टाइम हम लोग लगाएंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे हैं इस ऐप की सहायता से, इसलिए आप लोग को लगेगा कि यार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। जब तक आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तो उसमें 3 नहीं बहुत सारे वीडियोस होंगे, तो देख लेना। ये चीज़ आप ट्राई कर लो अभी भी, चले जाओ चैनल पर प्लेलिस्ट में और आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।